इक्वल टू का बटन दबाएं, उससे प्लस साइन आ जाएगा और राइस के प्राइस का सेल का नाम लिखें। जैसे इसका नाम है डी रो में 8 रो, यानी D8। प्लस अगले सेल का नाम है 9th रो में डी कॉलम, यानी D9। यहाँ ऊपर आप देखें फॉर्मूला बार आपको दिखा रहा है कि आपके इस सेल में जो आपने वैल्यू डाली है वो है ये। तो अब अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें या यहाँ ऊपर चेक पर क्लिक करें। जैसा कि अब आपने देखा कि इनका टोटल यहाँ आपको शो कर रहा है। MS एक्सेल में आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद सेल्स के नाम को जोड़ना होता है, क्योंकि अगर आपको कोई सेल एडिट करना है या फिर किसी में कुछ बदलाव करना है, जैसे आपको यहाँ 110 से हटाकर 150 करना है, तो एंटर प्रेस करते ही आपने जो बदलाव यहाँ करा है वो इसके टोटल में अपने आप बदल जाएगा। लेकिन जो टोटल आपने नंबर्स डाल के किया था उसके लिए सेल में अगर हमने कोई बदलाव किया है, जैसे 50 को हमने किया 60 और एंटर प्रेस किया, तो इस टोटल में कोई बदलाव नहीं होगा। इसीलिए MS एक्सेल में बड़े से बड़े कैलकुलेशन सेल्स के रेफरेंस को लेकर किए जाते हैं, यानी सेल्स के नाम पर किए जाते हैं। अब अगर हमें जानना है कि वेजिटेबल्स को अगर हम एक हफ्ते में 7 बार खरीदते हैं तो इसका टोटल क्या होगा। तो आइए कोई एक सेल पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर वेजिटेबल्स का प्राइस डालते हैं 150 और इसे गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस करते हुए 8 का बटन दबाएं। इससे गुणा का साइन आ जाएगा। अब आप इसे क्योंकि 7 से गुणा कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से 7 की प्रेस करें।
क्योंकि हम इक्वल टू लिखना भूल गए हैं तो हम उसे बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें या फिर ऊपर चेक करें। तो इसका टोटल भी यहाँ पर आपको शो करेगा। तो वेजिटेबल्स को अगर हमने 7 बार गुणा किया तो उसका टोटल 1050 आपको नीचे दिखेगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि MS एक्सेल में हम कैसे छोटी या बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और चार्ट्स, जिन्हें ग्राफ भी कहा जाता है, चित्रों द्वारा नंबर्स की वैल्यू को दर्शाने का एक तरीका है जिनसे आपको यह समझना और भी आसान हो जाता है। आपको सेल के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन दिखाने का पूरा कंट्रोल होता है और आप अपने कंटेंट को किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं, जिसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को और भी समझने और पढ़ने लायक बना सकते हैं। किसी भी वर्कशीट को प्रिंट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप MS एक्सेल 2007 में एक नॉर्मल वर्कशीट को प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट में तैयार कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए प्रिंट करने से पहले देखते हैं आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि MS एक्सेल में किसी भी वर्कशीट को किस तरह प्रिंट किया जा सकता है। किसी भी वर्कशीट को प्रिंट करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर जाएं और क्लिक करें। प्रिंट कमांड पर जाएं और प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आपको यह दिखाने में सहायता करता है कि आपका डॉक्यूमेंट या कोई वर्कशीट प्रिंट होने के बाद किस प्रकार की दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेली एक्सपेंसेस की शीट प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी। जूम ऑप्शन पे जाकर आप इसे जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। और अगर आप साथ ही में पेज सेटअप ऑप्शन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। पेज ऑप्शन में आप यह चुन सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो, यानी डॉक्यूमेंट वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो। पेपर साइज द्वारा आप डॉक्यूमेंट का साइज चुन सकते हैं। जैसे हमने चुना A4 और प्रिंट क्वालिटी ऑप्शन से आप प्रिंटिंग क्वालिटी चुन सकते हैं। मार्जिन्स द्वारा आप डॉक्यूमेंट की मार्जिन्स सेट कर सकते हैं। हेडर फुटर ऑप्शन द्वारा आप
यहाँ से हेडर बदल सकते हैं और यहाँ से आप फुटर चेंज कर सकते हैं। आप इसे इन दोनों ऑप्शंस में भी जाकर बदल सकते हैं। शीट द्वारा आप चयन कर सकते हैं ग्रिड लाइंस का। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में लाइंस आए, ग्रिड लाइंस आए, तो आप इस पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिंट ब्लैक एंड वाइट हो तो आप इस पर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप पेज सेटअप के ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर प्रिंट पर क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें कुछ बदलाव करना है या इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करना है, जैसे आपको फुटर चेंज करना है या हेडर में कोई चेंज करना है या फिर किसी सेल का कलर बदलना है, तो आप ऊपर क्लोज प्रिंट प्रीव्यू में जाकर क्लिक करें। इससे आप वापस अपने डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी बदल सकते हैं, जैसे हेडर को बदलने के लिए आप नीचे व्यू बार में जाकर पेज लेआउट पर क्लिक करें। यह आपको वर्कशीट में हेडर और फुटर डालने की सहायता देता है। वापस नॉर्मल प्रीव्यू में आने के लिए आप यहाँ से नॉर्मल व्यू का चयन करें। इससे आप वापस नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। अब अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट ठीक है, आप इसका प्रीव्यू नहीं देखना चाहते, तो आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में जाकर प्रिंट में जाकर प्रिंट ऑप्शन में जाकर इसे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई तरीके की सेटिंग्स मिलेंगी, जैसे प्रिंटर नेम, आप यहाँ पर अपने प्रिंटर का नाम डाल सकते हैं। प्रिंट रेंज, यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपको अगर सारी शीट्स प्रिंट करनी है। यहाँ पर आप पेजेस ऑप्शन इनेबल करके पेजेस नंबर डाल सकते हैं। जैसे आपको शीट नंबर 1 से लेकर शीट नंबर 10 तक प्रिंट करने हैं, तो फ्रॉम में आप डालेंगे 1, 2 में आप डालेंगे 10। इससे वर्कबुक की शुरू की 10 शीटें प्रिंट हो जाएंगी। प्रिंट वर्ड ऑप्शन में आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसके द्वारा आप चयन कर सकते हैं कि आपको कौन सी शीट प्रिंट करनी है। सिलेक्शन द्वारा आप जितनी शीट सेलेक्ट करेंगे वो सब प्रिंट होकर आ जाएंगी और एंटायर वर्कबुक द्वारा पूरी वर्कबुक में जितनी शीटें होंगी वो प्रिंट होकर
आ जाएंगी। एक्टिव शीट्स द्वारा जितनी शीट्स एक्टिव होंगी वह प्रिंट होकर आ जाएंगी। अब आप यहाँ पर प्रिंट की कितनी कॉपीज चाहते हैं वो यहाँ पर डालें। इससे प्रिंट की उतनी ही कॉपीज प्रिंट हो जाएंगी। अब आप ओके पर जाकर प्रिंट करें। तो इस प्रकार आप जान ही चुके होंगे कि MS Excel 2007 में कोई भी डॉक्यूमेंट या वर्कबुक किस प्रकार प्रिंट की जाती है। तो आइए इस सेशन में हम जानते हैं ऑटोफिल ऑप्शन के बारे में। किस तरह से हम MS Excel में ऑटोफिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले MS Excel ओपन करेंगे और वहाँ से हम एक नई स्प्रेडशीट ओपन कर लेंगे ताकि आप और भी आसानी से इस ऑप्शन को समझ सकें। तो चलिए अब हम कोई वर्कशीट पहले से तैयार की गई ओपन कर लेते हैं। उसके लिए मैं ऑफिस बटन पर जाऊंगी और यहाँ से कोई भी पहले से तैयार की गई वर्कशीट ओपन कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर ओपन की है एनुअल रिपोर्ट 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्कशीट ओपन हो चुकी है। तो चलिए अब हम ऑटोफिल ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एंट्री की हुई है जो कि है अभी 3rd रो तक, जो कि अभी है 13 रो तक। तो अगर मैं इसके बाद कुछ एंट्री करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं सीरियल नंबर दे देती हूँ और इसी के आगे मैं कुछ इसी तरह का डाटा भी टाइप कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैन्युअली डाटा टाइप कर लिया है। लेकिन MS Excel 2007 में एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके द्वारा आप किसी भी डाटा को मैन्युअली टाइप किए बिना ऑटोमेटिकली उसे टाइप कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करूँगी। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया एक थिक बॉर्डर इसके आउटलाइन पर आ गया। इससे ये पता चलता है कि ये सेल सेलेक्टेड है। और इसी तरह अगर जब मैं अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेकर जाती हूँ तो ये आपको एक थिन ब्लैक क्रॉस दिखता है जिसके द्वारा आप ऑटोफिल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैं इस कर्सर को यहाँ लेकर जाती हूँ तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का क्रॉस आपको दिखता है। और इसी तरह जब मैं इसे बाहर लेकर जाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक थिक क्रॉस जो कि वाइट कलर में है आपको दिखता है। और जब मैं इसको माउसर को यहाँ लेकर जाती हूँ और अपने माउस से क्लिक करती हुई इसे ड्रैग करती हुई नीचे लेकर आती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो सेल सेलेक्टेड है इन सेल्स ने जो पहले यहाँ पर इस सेल की वैल्यू थी वो कॉपी कर ली है। अगर इसे ड्रैग करते हुए अगर आपने नोटिस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉपअप मेन्यू आपको दिखाई देता है जिस पर अगर मैं माउस लेकर जाती हूँ तो ये मुझे दिखाता है ऑटोफिल ऑप्शंस। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिखते हैं जैसे कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। तो चलिए अब हम इसमें एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कॉपी सेल्स जो कि अभी सिलेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कॉपी सेल्स जो सिलेक्टेड है उसने हमारी सेल की वैल्यू को यहाँ पर कॉपी कर दिया है।
यानी अगर मैं जो भी सेल सेलेक्ट करूँगी तो ये वैल्यू उसमें कॉपी होती चली जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी तरह अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं फिल सीरीज़। जैसे ही मैं फिल सीरीज़ पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसने यहाँ पर इस सीरीज़ ले ली है, जैसे 10, 11, 12, 13। तो इस तरह से ये नंबर्स की सीरीज़ ले लेता है, जिससे आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और काफ़ी आसानी से फिर आप इसमें अपना डाटा फिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखती हूँ तो वो है फिल फॉर्मेटिंग ओनली। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे सेल्स में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, तो मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग दे देती हूँ। पहले से ही मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग दे रखी है जो कि है बोल्ड। चलिए मैं इस सेल में कुछ कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें फिल कर देती हूँ येलो। तो आप देखेंगे कि येलो कलर यहाँ पर फिल हो गया है। अब जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने येलो कलर सारे सेल्स में ले लिया है। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ फिल फॉर्मेटिंग ओनली पर, तो आप देखेंगे कि जो पहले से हमारी वैल्यू थी वो वापस आ गई है और इसने सिर्फ फॉर्मेटिंग को ही यहाँ फिल किया है। यानी फॉर्मेटिंग फिल ऑप्शन द्वारा आप सिर्फ फॉर्मेटिंग को ही नेक्स्ट सेल में फिल कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट को नहीं लेता। और इसी तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये विदाउट फॉर्मेटिंग फिल होता है, यानी इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आती। तो इसी तरह से अगर मैं बाकी सेल्स में भी करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और इसे मैं ड्रैग करती हुई आगे की तरफ लेकर गई तो आप देख सकते हैं कि इसने इस वैल्यू को यहाँ पर कॉपी कर लिया है। और आप देखेंगे कि इसमें भी आपको वही सारे ऑप्शंस दिखा रहा है, जैसे कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग और फिल फॉर्मेटिंग ओनली। तो इस तरह आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ को बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर मैं इस सेल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करती हूँ और इसे भी मैं अगर ड्रैग करती हुई आगे की तरफ लेकर जाती हूँ तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया है। तो इस तरह आपने देखा कि ऑटो फिल ऑप्शन द्वारा आपको मैन्युअली बार बार डेटा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बार बार हर सेल में फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप ऑटो फिल ऑप्शन द्वारा ऑटोमेटिकली सेल्स को कॉपी कर सकते हैं और उनमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हम किस तरह MS Excel 2007 में वर्कबुक्स और वर्कशीट्स और सेल्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले MS Excel ओपन करेंगे और यहाँ से हम अपनी वर्कबुक्स, वर्कशीट्स और सेल्स को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक वर्कबुक पहले से ही ओपन है, जिसमें यहाँ पर कुछ डाटा भी मैंने फिल किया हुआ है। और यहाँ से अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऊपर रिव्यू मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम रिबन्स ऑप्शन में जाकर चेंजेस ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर आप 3 ऑप्शन देख सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक और शेयर वर्कबुक। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक पैलेट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा है विंडोज़। सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर को चेक करते हैं
तो इसके द्वारा आप अपने वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक कर देते हैं। स्ट्रक्चर को लॉक करने के बाद आप वर्कबुक में कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, यानी ना ही आप वर्कबुक को डिलीट कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई नई वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हैं, और ना ही उसमें कोई एडिटिंग और ना ही कोई वर्कबुक उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब इसका हम उपयोग करके देखते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को चेक किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपसे पासवर्ड मांगता है, तो आप इसे पासवर्ड दे दीजिए, जो कि ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो इसे पासवर्ड दे सकते हैं या फिर आप इसे पासवर्ड नहीं भी दे सकते, लेकिन क्योंकि हम इसे लॉक कर रहे हैं और जो कि सिक्योरिटी की वजह से ही किया जाता है, तो हम यहाँ पर अगर पासवर्ड देते हो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हम यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड दे देते हैं अपने मुताबिक। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया। अब जब मैं ओके पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये पासवर्ड को री एंटर करने के लिए कहता है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड को री एंटर कर देती हूँ, जो मैंने पासवर्ड अभी डाला था, और उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देती हूँ। अब आप जब यहाँ पर नीचे बाईं तरफ आकर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, टैब, कलर, हाइड, अनहाइड, ये सभी ऑप्शंस यहाँ से इनविजिबल हो गए हैं। यानी अब ना ही आप इसमें कोई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही कोई वर्कशीट आप रीनेम कर सकते हैं, और ना ही मूव और कॉपी कर सकते हैं। यानी आपकी वर्कबुक अब लॉक्ड है। ना ही आप इसमें कोई टैब कलर ऐड कर सकते हैं और ना ही इसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से वर्कबुक को लॉक किया। तो चलिए अब हम इसका दूसरा ऑप्शन भी यहाँ देखते हैं। तो आप देखेंगे क्लिक करते ही ये फिर से आपसे पासवर्ड लेता है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं जो हमने पहले पासवर्ड दिया था। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो वही पैलेट दोबारा से आपके सामने ओपन हो जाती है। अब यहाँ से हम विंडोज़ ऑप्शन देखेंगे और उससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। विंडोज़ ऑप्शन को लॉक करने के बाद आप अपनी शीट की विंडो को ना ही रिसाइज कर सकते हैं, ना ही उसे मूव कर सकते हैं और ना ही उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसमें भी कोई नया पासवर्ड डाल देते हैं, या फिर जो आपने पहले डाला था पासवर्ड वो भी डाल सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें कोई नया पासवर्ड डालती हूँ। अब आप देखेंगे जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से री एंटर पासवर्ड करने को कहता है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड को री एंटर कर देते हैं। तो अब आप इस वर्कशीट को यहाँ से क्लोज कर दें। तो चलिए अब हम दोबारा से MS एक्सेल ओपन करते हैं। और हमारे सामने MS एक्सेल 2007 ओपन होता है। अब हम यहाँ से दोबारा से अपनी वही फाइल को ओपन करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ना ही मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा है, ना ही यहाँ पर मैक्सिमाइज का आइकन है और ना ही यहाँ पर क्लोज का आइकन है, और ना ही आप इस विंडो को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से विंडो को लॉक कर सकते हैं और इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे वापस से अनप्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए दोबारा से हम रिव्यू में जाते हैं और यहाँ से अनप्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। ये आपसे दोबारा पासवर्ड मांगता है, जो आपने पासवर्ड वहाँ डाला था आप यहाँ पर दे दीजिए। जब हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारी वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो जाती है। तो अब हम इस वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी अगर हम चाहते हैं कि इस पर से प्रोटेक्शन हट जाए, तो उसके लिए हम दोबारा से रिव्यू में जाएंगे
और यहाँ से हम अनप्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। आप इसमें अपना पासवर्ड डालेंगे जो हमने पहले डाला था। तो आप देख सकते हैं कि ओके पर क्लिक करने के बाद दोबारा से हमारी वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो गई। अब आप इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इसे क्लोज भी कर सकते हैं, जो कि प्रोटेक्ट वर्कबुक करने के बाद सारे ऑप्शंस इनविजिबल हो गए थे। तो इस तरह से आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वर्कबुक के स्ट्रक्चर और विंडोज़ को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट द्वारा आप अपनी वर्कशीट में सेल्स या फिर शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एक पैलेट ओपन हो जाता है। ये आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगता है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट कॉलम्स। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 चेक्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें और भी ऑप्शंस लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी शीट में कोई भी फॉर्मेटिंग ना कर सके, कोई भी सेल्स में कोई किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग ना कर सके, तो मैं यहाँ पर इसे चेक कर दूँगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने शीट बनाई है उसमें किसी भी कॉलम को कोई डिलीट ना कर सके, तो मैं यहाँ पर डिलीट कॉलम्स पर क्लिक करूँगी। इसके द्वारा ये सभी ऑप्शन लॉक हो जाएंगे और हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर डिलीट कॉलम्स कर दिया। तो चलिए अब हम इन 4 ऑप्शंस को ही लॉक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। अब इसे ओके करें। यहाँ पर ये फिर से री एंटर पासवर्ड मांगता है, जो कि मैं यहाँ पे दोबारा पासवर्ड जो मैंने यहाँ डाला था वो ही यहाँ डाल देती हूँ और ओके पर क्लिक कर देती। अब आप देखेंगे कि मैं सेल में किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकती। अब आप देखेंगे क्योंकि मैंने वहाँ से डिलीट कॉलम को चेक किया था, यानी मैं चाहती हूँ कि मेरे शीट की किसी भी कॉलम को कोई डिलीट ना कर सके, तो मैं किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर लेती हूँ। चलिए मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ से अपने कीबोर्ड से मैं डिलीट का बटन प्रेस करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको दिखा रहा है कि जो सेल आपने सेलेक्ट किया है वो प्रोटेक्ट किया जा चुका है, यानी ये सेल प्रोटेक्टेड है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो इस तरह आपने देखा कि हम कितने आसानी से अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कभी कभी अपना डाटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आपने इस सेशन में सीखा कि हम किस तरह से वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह